जैनब, अरे ओ जैनब, हाथ पैर चल रहे हैं, मुसल्ले पर बैठे बैठे सो गई है। फजर की अज़ान में अभी तक चाय का पता नहीं। अभी आ रही हूँ जी, थोड़ा आराम कर रही थी। पहली अरे किरण जल्दी अभी करो। खिड़की हाँ, से हाँ, बस अंदर 5 आई ही मिनट। थी कि हज्जन सलमा बेगम की कड़वी आवाज ने घर का सुकून छीन लिया। वो मखमली सोफे पर बैठी तस्बीह तो घुमा रही थीं, लेकिन उनकी नजरें रसोई के दरवाजे पर टिकी थीं। जैनब, अरे ओ जैनब, हाथ पैर चल रहे हैं या मुसल्ले पर बैठे बैठे सो गई? फज्र की आज़ान हुए ज़माना बीत गया, अभी तक चाय का पता नहीं। जैनब रसोई से बाहर निकली, सादा सा सूती अबाया, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में गजब का सब्र। उसने कांपते हाथों से चाय की ट्रे मेज पर रखी। जैसे ही सलमा बेगम ने चाय का घूंट भरा, उन्होंने पूरा कप जैनब के पैरों के पास पटक दिया। गर्म चाय जैनब के पैरों पर गिरी, लेकिन वो उफ तक ना की। ये चाय है या जहर? चीनी डालने में तेरे हाथ कट रहे थे। हाय अल्लाह, किस्मत ही फूटी थी जो बिलाल के लिए तुझे पसंद किया। न बाप ने कार दी न जेवर, बस ये किताबें और ये फटे हुए कपड़े लेकर चली आई। तू तो मेरे घर पर एक बोझ है जैनब। पास खड़ा बिलाल अपनी बीवी की बेबसी देख रहा था, पर माँ के खौफ से कुछ न बोला। जैनब ने नीची नज़रों से कहा, अम्मी जान, मैं मदरसा जा रही हूँ, बच्चों का इम्तिहान है, शाम को देर हो जाए तो खाना गरम कर लीजिएगा। सलमा बेगम ने पीछे से जोर का ठहाका लगाया। मदरसा? हाँ हाँ, जा, वही 200-400 रुपए कमा कर लाना। उन चंद सिक्कों से तो मेरे घर के नौकर की तनख्वाह भी पूरी नहीं होती। फकीर कहीं की। भाग दो, अहंकार का किला ढह गया। दोपहर का वक्त था। सलमा बेगम अपने कमरे में बैठकर उन 5 दुकानों का हिसाब लगा रही थीं जो उन्होंने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बनवाई थीं। उन दुकानों से उन्हें हर महीने लाखों रुपए का किराया आता था। अचानक बाहर शोर मचा। बुलडोज़र आ गया, बुलडोज़र आ गया। सलमा बेगम बदहवास होकर बाहर भागी। बाजार में अफरा तफरी मची थी। बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें उनकी दुकानों के सामने खड़ी थीं। भारी पुलिस बल तैनात था। हटो, ये क्या बदतमीजी है? मैं हज्जन सलमा हूँ, ये दुकानें मेरी मिल्कियत हैं। सलमा बेगम चिल्लाईं। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उन्हें रोकते हुए रुको, कहा, आगे मत बढ़ो। पीछे हटिए। लेकिन साहब, मुझे नई जरूरी डीएम काम है। साहिबा का खतरे की सख्त जगह है, ऑर्डर है। वापस जाओ। शहर का जाने सारा दीजिए। अवैध कब्जा आज ही साफ होगा। उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई बीच में आए तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। बुलडोज़र का पंजा चला और चंद मिनटों में सलमा बेगम की वो आलीशान दुकानें मलबे के ढेर में बदल गईं। सलमा बेगम सड़क की धूल में बैठ गईं। उनकी रईसी, उनका घमंड, सब उस मलबे के साथ ज़मीन में मिल गया। बिलाल बेटा, मेरी कमाई लुट गई। मुझे उस कलेक्टर के पास ले चल, मैं उसके हाथ पैर जोड़ूंगी, शायद वो मेरा हर्जाना दे दे। भाग दो, कलेक्टर की अदालत और आखिरी पर्दाफाश। शाम के 5 बज रहे थे। कलेक्टर ऑफिस के बाहर सन्नाटा था, लेकिन अंदर का माहौल गर्म था। सलमा बेगम और बिलाल चपरासी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। अंदर जाने दो भाई, मेरी माँ बहुत परेशान है, बिलाल ने गुजारिश की। अर्दली ने कितनी आवाज लंबी दी, लाइन है, बहुत पसीना आ हज्जन रहा है। सलमा बेगम, हाँ, अंदर थक गया हूँ, आइए। ये लो। दरवाज़ा खुला। कितनी देर अंदर और एसी लगेगी? की ठंडी पता हवा नहीं, पर ये थी, पसीना रुक ही नहीं लेकिन रहा। सलमा हाँ, चलो बेगम धीरे-धीरे का आगे बढ़ते शरीर हैं। पसीने से भीग रहा था। सामने एक विशाल मेज थी जिस पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा था। कुर्सी की पीठ उनकी तरफ थी। सलमा बेगम ने रोते हुए गुहार लगाई, मैडम साहिबा, मैं एक गरीब बेवा हूँ, मुझ पर जुल्म हुआ है, मेरी दुकानें तोड़ दी गईं, मेरी बहू 1 नंबर की मनहूस और फ़कीर है, वो तो हमें भूखा मार देगी। आप मेरी दुकानें वापस दिलवा दीजिए, मैं आपको दुआएं दूंगी। तभी वो कुर्सी धीरे धीरे घूमी। सामने का नज़ारा देखकर सलमा बेगम के होश उड़ गए। नीले रंग के फॉर्मल कोट और सर पर सलीके से बंधे हिजाब में उनकी फ़कीर बहू जैनब बैठी थीं। उसकी मेज़ पर लगी नेम प्लेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, जैनब सिद्दीकी IAS। जैनब, तू यहाँ? तू तो मदरसा? सलमा बेगम के शब्द गले में ही फंस गए। जैनब अपनी कुर्सी से उठी और बहुत ही संजीदगी से बोली, अम्मी जान, मैं मदरसा भी जाती थी, लेकिन वहाँ बच्चों को पढ़ाने नहीं, बल्कि वहाँ की खामोश लाइब्रेरी में अपनी IAS की तैयारी करने, क्योंकि घर पर तो मुझे सलीका और दहेज के ताने सुनने से फुर्सत नहीं मिलती थी। बिलाल की आंखों में शर्मिंदगी के आंसू थे।
ज़ैनब ने आगे बढ़कर बिलाल के कंधे पर हाथ रखा और अपनी सास की आंखों में देखकर कहा, अम्मी, आपने मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, लेकिन आपने ये नहीं देखा कि आपके घर में ही एक ऐसी शख्सियत रह रही थी जो पूरे ज़िले की मालकिन थी। मैंने अपनी पहचान इसलिए छिपाई क्योंकि मैं चाहती थी कि आप मुझे मेरे पद के लिए नहीं बल्कि मेरी शख्सियत के लिए इज्जत दें, लेकिन अफसोस आपने सिर्फ पैसों को ही इज्जत दी। सलमा बेगम ज़ैनब के कदमों में गिरने लगी। बेटी, मेरी गलती माफ़ कर दे, अपनी पावर का इस्तेमाल कर और मुझे वो दुकानें वापस दिलवा दे। ज़ैनब ने उन्हें थामा और कड़क आवाज़ में कहा, अम्मी, मैं घर पर आपकी बहू हूँ, आपके पैर दबा सकती हूँ, लेकिन इस कुर्सी पर बैठकर मैं सिर्फ खुदा और कानून की नौकर हूँ। वो ज़मीन सरकार की थी और वहाँ अब एक सरकारी स्कूल बनेगा ताकि गरीब बच्चे पढ़ सकें। मैं अपनी निजी बचत से आपको एक छोटा सा घर और हलाल कारोबार के लिए पैसे दे सकती हूँ, लेकिन नाजायज़ काम कभी नहीं करूँगी। भाग 4, पछतावे के आंसू। रात के वक्त जब ज़ैनब घर लौटी तो उन्होंने देखा कि घर का नज़ारा बदला हुआ था। सलमा ज़ैनब, बेगम सोफे पानी पर लीजिए। नहीं बैठी थी, बहुत शुक्रिया बल्कि सलमा जी। रसोई में खाना बना कोई रही बात थी। नहीं। जैसे ही ज़ैनब अंदर आई, आपका दिल बहुत सलमा बड़ा बेगम है। ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। उन्होंने ज़ैनब के वो हाथ चूमे जिन्हें आज तक वो फ़कीर कहती थी। मुझे माफ़ कर दे ज़ैनब, तूने मेरी दुकानें नहीं तोड़ी, तूने मेरा वो घमंड चाय तोड़ बहुत दिया अच्छी बनी है। जिसने मुझे हाँ, अंधा तुमने कर बढ़िया दिया बनाई था। है। आज हाँ, मुझे बहुत मजा आ समझ रहा है। आया कि हाँ, सब दौलत साथ हैं तो और हाथों भी का अच्छा मैल लगता है, बिल्कुल, असल ये पल यादगार खूबसूरती है। तो हाँ, इंसान बहुत के अच्छा लगा। इल्म और किरदार में होती है। ज़ैनब मुस्कुराई और अपनी सास का सर अपने कंधे पर रख लिया। उस रात उस घर में टूटी हुई दुकानों का मातम नहीं था, बल्कि एक नए और सच्चे रिश्ते की शुरुआत थी।